नमस्कार पढ़ंतु। द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम ACF 2016 में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अभी 4 बैचेस चलाई जा रही है। ठीक है, प्रीलिम्स की बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बैच, ये दोनों ही बैच बाइलिंगुअल चलाई जा रही है। इसके अलावा मेंस हिंदी मीडियम और मेंस इंग्लिश मीडियम की बैच चलाई जा रही है। ठीक है, और ये बैचेस बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे चलाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ ACF 2016 में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ACF के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक दूसरा होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक, 50 क्वेश्चन भाषा से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं जिन प्रश्नों पर, वो प्रश्न होंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। ठीक, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में 1882 में लागू किया। ठीक, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 84 तक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय। ठीक है, तो ग्राम पंचायत नगरीय निकाय बोल दो या स्थानीय स्वशासन बोल दो, किनके कार्यकाल में लागू हुई, किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुई? तो लॉर्ड रिपन 1882 में, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 84 तक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्यपाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यपाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर कनाडा है। ठीक, सही उत्तर कनाडा है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक, राज्यपाल को उसके पद से किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उनकी इच्छा तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहता है। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके, जो छत्तीसगढ़ की 6वें क्रम की राज्यपाल है। ठीक है, लिख देता हूं मैं नाम यहां पर। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल 6वें क्रम की है अनुसुईया उइके। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, कनाडा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? तो इसका सही उत्तर था 1973। ठीक, 1973 को दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। यानी कि क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा जिला है? राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा जिला है? तो उत्तर याद रखेंगे दुर्ग। दुर्ग जिले का विभाजन किया, राजनांदगांव बना। कब बना? 1973 में बना। ठीक, तो दुर्ग जिले की भी स्थापना याद रख लो। दुर्ग जिले की स्थापना हुई 1906। ठीक, और स्वतंत्रता के पहले छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे? तो 1861 रायपुर जिला, 1861 बिलासपुर जिला और 1906 दुर्ग जिला। यानी कि स्वतंत्रता से पहले छत्तीसगढ़ के 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। याद रखेंगे दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव बनाया गया। इसका गठन कब हुआ? तो 1973 में हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंडवानी गायन का कथानक क्या है? पंडवानी गायन का कथानक, तो इसका सही जवाब है महाभारत। ठीक है, महाभारत छत्तीसगढ़ के पांडवानी गायन है ना। महाभारत छत्तीसगढ़ में पांडवानी गायन के रूप में
प्रचलित है। और इस पांडवानी के नायक कौन और नायिका कौन? तो याद रखेंगे, नायक माना जाता है भीम को, नायिका मानी जाती है द्रौपदी को। ठीक है। महाभारत के पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप पांडवानी है, याद रखेंगे। ठीक है। महाभारत के पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप पांडवानी है और इसमें नायक कौन? भीम। नायिका कौन? द्रौपदी। ठीक। छत्तीसगढ़ में पांडवानी 2 रूपों में प्रचलित है। कौन कौन सा रूप? एक हो गया वेदमती शैली और दूसरा कापालिक शैली। तो यदि पूछ दे कि कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन, या तीजन बाई किस शैली से संबंधित है, तीजन बाई किस शैली से संबंधित है, तो कापालिक शैली से संबंधित है। ठीक है। और वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन, याद रखेंगे। ठीक है। वेदमती शैली झाड़ू राम देवांगन, कापालिक शैली तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? तो उत्तर याद रखेंगे, मुख्य सचिव। ठीक है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? तो उत्तर है मुख्य सचिव, है ना। और इसके अलावा याद रखेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन? तो मुख्य सचिव है आरपी मंडल। ठीक। सचिवालय लिखा है, तो सचिवालय भवन का नाम क्या है? सचिवालय भवन का नाम है महानदी। ये कहाँ है? नवा रायपुर में। ठीक है। छत्तीसगढ़ सचिवालय भवन का नाम है महानदी। ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ संचालनालय भवन का नाम क्या है? संचालनालय भवन का नाम है इंद्रावती। ठीक है। छत्तीसगढ़ सचिवालय भवन का नाम पूछ दे तो महानदी, संचालनालय भवन का नाम पूछ दे तो इंद्रावती। ठीक। मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? आरपी मंडल। ठीक। और ये जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? तो मुख्य सचिव के माध्यम से जानी आवश्यक है। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रायगढ़ घराने के नर्तक कौन नहीं है, है ना। तो 5 ऑप्शन था, उसमें एक इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन था। तो इसका सही उत्तर लिया गया पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा। ठीक है। रायगढ़ घराने के नर्तक कौन नहीं है? तो कौन कौन है इसको हमको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज रायगढ़ घराने के नर्तक नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कोसलानंद काव्य के रचयिता, कोसलानंद काव्य के लेखक कौन? तो गंगाधर मिश्र, गंगाधर मिश्र, याद रखिएगा। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान है। ताला गांव में जब खुदाई की गई तो कौन सी प्रतिमा मिली, या प्रतिमा जो मिली वो किसकी प्रतिमा है? तो वो है रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक। इस रुद्र शिव के 11 अंग विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति से निर्मित है। विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति से निर्मित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कितने अंग? 11 अंग। रुद्र शिव के 11 अंग विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति से निर्मित है। ठीक। इसके अलावा ताला गांव के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, ताला गांव किस जिले में है भैया? तो ताला गांव है बिलासपुर जिले में, पहला पॉइंट। ठीक। ताला गांव किस नदी के किनारे है? तो मनियारी नदी के किनारे है, मनियारी नदी के तट पर है। ठीक। ताला गांव में छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है। जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक। ये गुप्तकालीन है, ये कुषाणकालीन है, गुप्तकालीन है और ये कुषाणकालीन है। ठीक। ताला गांव को छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना स्थली के नाम से जाना जाता है। तंत्र साधना स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जलेश्वर शिव का मंदिर है, जलेश्वर शिव का मंदिर है, ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ताला गांव में खुदाई की गई तो रुद्र शिव की प्रतिमा मिली। ये ताला गांव कहाँ पर है? बिलासपुर में है। ताला गांव मनियारी नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर ताला गांव में है, जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी मंदिर गुप्तकालीन है और जेठानी मंदिर कुषाणकालीन है। ठीक है, और जेठानी मंदिर को जाइरोना मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे तंत्र साधना स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर जलेश्वर शिव का मंदिर है। ठीक है, और रुद्र शिव के 11 अंग विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति से निर्मित है। ठीक, तो ये 8वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हमने कर लिया। 9वां क्वेश्चन लिखा है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? ठीक, तो इसका उत्तर याद रखेंगे 2010। ठीक है, प्रथम आवासीय विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? रायपुर में हुई। कब हुई? तो 2010 में हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन मंडल है? ठीक है, तो जब एग्जाम में पूछा गया था तब उसका उत्तर 7 लिया गया था। ठीक, यदि अब एग्जाम में आएगा कितने वन मंडल है, कितने वन परियोजना मंडल है, तो इसका उत्तर अब 8 लेंगे, है ना। जब एग्जाम में आया था तो उस समय वन परियोजना मंडल की संख्या 7 थी। अभी वर्तमान में वन परियोजना मंडल की संख्या 8 है, याद रखेंगे। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन हैं? ठीक, तो उस समय इसका उत्तर 7 लिया गया था। ठीक, अभी जब ये एग्जाम में आएगा तो इसका उत्तर आपको लेना है 8। ठीक है, 8 वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ठीक है, राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर लिया गया था मक्का। ठीक है, अब ध्यान देंगे, उस समय जब एग्जाम में आया था तो उस समय की इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, अनाज के मामलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल धान और धान के बाद मक्का, यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक, इसके अलावा उत्पादन के हिसाब से भी देखा जाए तो धान का स्थान पहला था और दूसरा मक्का था। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि क्षेत्रफल के आधार पर किस फसल का स्थान दूसरा है, धान के बाद दूसरा है। ठीक, या यह भी मेंशन नहीं किया है कि उत्पादन के आधार पर किस फसल का उत्पादन धान के बाद दूसरे नंबर पर, ऐसा नहीं लिखा है। सीधा पूछ दिया है कि प्रमुख अनाज की फसल धान के बाद किसका है, तो मक्का लिया है, क्योंकि दोनों में ही मक्का है। लेकिन अब यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसको थोड़ा बदल के पूछेगा, मेंशन करके पूछेगा। क्या पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? क्षेत्रफल के आधार पर, तो अब इसका उत्तर मक्का है। अभी की इकोनॉमिक सर्वे में भी मक्का है। ठीक, अब यदि पूछ दिया कि उत्पादन के आधार पर धान के बाद दूसरे क्रम की प्रमुख फसल कौन सी है, तो अब धान के बाद है गेहूं, याद रखेंगे, है ना। पहले मक्का था, अभी उत्पादन में देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन धान का, दूसरे नंबर पर गेहूं का, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार। ठीक, और क्षेत्रफल में धान और मक्का एज इट इज ऐसा ही है ना, पहला धान दूसरा मक्का। उत्पादन में पहला धान दूसरा गेहूं, याद रखेंगे, अब दूसरा गेहूं याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा उत्पादन के आधार पर धान के बाद दूसरे क्रम की फसल कौन सी है, तो गेहूं। मेंशन कर देगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद दूसरे क्रम की फसल कौन सा है, तो मक्का। ठीक, तो ये हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, पंचायती राज क्रियाकलाप को आरोही क्रम में जमाइए। तो पहला ये मैंने सीधा उत्तर लिख दिया है, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी।
ठीक है। फिर दूसरा अशोक मेहता समिति, ये बनी 1977 में और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक। फिर तीसरा बना जीवी के राव समिति 1985, याद रखेंगे, नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। फिर एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी 1986 में, इन्होंने आत्मनिर्भर होने की सिफारिश की थी या संशोधन की सिफारिश की थी, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद रखेंगे 1957, 1977, 85, 86, 57, 77, 85, 86, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक, जीवी के राव समिति, इसके बाद है एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है ना। तो 5 ऑप्शन थे, उसमें से उसका उत्तर लिया गया लक्ष्मण मस्तूरिया, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीतकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला देखते हैं पहुंची, क्वेश्चन नंबर 15, पहुंची एक आभूषण का नाम है जो शरीर के किस अंग में पहना जाता है। पहुंची एक आभूषण है जो शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो इसका उत्तर है हाथ, है ना। इसके अलावा हाथ में और क्या क्या पहनते हैं मैं बता दे रहा हूं, नाम याद रखेंगे, हरैया, ऐंठी, बनुरिया, ठीक, बैकुनी, चूरी, पटा और पहुंची। ये इतना नाम याद रखेंगे जो हाथ में पहना जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, पंथी गीत बोल दो या पंथी नृत्य बोल दो, किस समाज में गाई जाती है। तो इसका सही जवाब है सतनामी समाज, ठीक है। और पंथी गीत या पंथी नृत्य को कला जगत में प्रतिष्ठित करने वाले यानी कि फेमस करने वाले यानी कि प्रसिद्ध करने वाले कौन, तो उनका नाम है देवदास बंजारे, नाम याद रख लेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि देवदास बंजारे निम्नलिखित में से किस गीत से या किस नृत्य से संबंधित है, तो पंथी गीत से, पंथी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17वां से। कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन हैं। तो इसका उत्तर लिया गया था मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन जिसे पद्मश्री दिया गया, तो इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे, 1976, ठीक। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन जिसे पद्मश्री दिया गया, तो मुकुटधर पांडे याद रखना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कौन जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो तीजन बाई याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राउत नृत्य में क्या गाते हैं। दोहा गाते हैं, चौपाई गाते हैं, सोरठा गाते हैं, क्या गाते हैं, तो इसका उत्तर लिया गया दोहा, याद रखना है। राउत नृत्य में दोहा गाते हैं, दोहा पारते हैं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आनंदीबाई निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आनंदीबाई कौन थी, तो ये बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम है ना। इनकी पत्नियां कौन कौन थी, रमाबाई, उमाबाई और आनंदीबाई, ठीक। तो बिंबाजी की पत्नी आनंदीबाई। आनंदीबाई के शासनकाल में कौन कौन से शासक हुए, तो एक बिंबाजी नाम याद रख लो, इसके अलावा चिमनाजी भोसले और व्यंकोजी भोसले, ठीक है। इसमें 4 या 5 ऑप्शन थे, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, बिंबाजी भोसले, चिमनाजी भोसले और व्यंकोजी भोसले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गढ़िया पहाड़ किस जिले में है। गढ़िया पहाड़ किस जिले में है, तो उत्तर याद रखेंगे कांकेर में, कांकेर में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट अधिकतम किस जिले में है या न्यूनतम किस जिले में है ना। तो 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक। और न्यूनतम वैसे सुकमा है ना, लेकिन उत्तर इसका नारायणपुर को लिया गया, ठीक है। तो जांजगीर चांपा को अधिकतम लिया, न्यूनतम लिया नारायणपुर को, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह, नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है? तो इसका उत्तर लिया गया कांकेर, यह कांकेर जिले में है। ठीक है, नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है? कांकेर में है। ठीक, अगला देखिए 2014-15 में राज्य के कुल राजस्व आय या कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रतिशत कितना है? ठीक, तो ये तो अब काम का नहीं है, 2014-15 में जो पूछा गया है। अभी जब पूछेगा तो अभी के लिए क्या करना है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक, और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, इसमें मैंने 10 लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आप लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे लोकवित्त करके है ना, चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक सर्वे का लोकवित्त, तो उसमें ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। रिसेंट वाला पढ़ना है ना, ये 2014-15 वाला पूछा गया उस समय, अब तो नहीं पूछेगा, अब रिसेंट वाला पूछेगा, तो रिसेंट वाला मैंने पढ़ाया हुआ है, देख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 छत्तीसगढ़ इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, अगला देखिए 2014-15 में राज्य की राजकोषीय घाटा कितनी है पूछा गया था, तो उस समय 3.82 आंसर लिया गया था, लेकिन यह भी अभी काम का नहीं है, तो इसको मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, इसको खुद से करना है। ठीक है, रिसेंट में राज्य की राजकोषीय घाटा कितनी अनुमानित की गई है, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है? कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई लिया गया था। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? तो 44.21%। ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो 44.21% इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमको टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मेरे अगले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट रहे तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।